अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लेने के बाद उसकी जो खबर है पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में मौजूए बहस बनी रही है। पाक फौज ने निजी हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी इस्लामाबाद के मामले में मुदाखलत समेत पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों पर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ने एक प्रेस रिलीज के जरिए फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बिलखुसूस 2013 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मुख्तलिफ सियासी मामलात में किरदार और नाम सामने आता रहा, बार बार आता रहा। PTI का धरना हो, TLP का फैजाबाद धरना हो या 2018 के आम इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सेनेट इंतखाबात में भी सियासी रहनुमाओं ने उन पर मुदाखलत के खुलकर इल्जामात आयद किए थे। लेकिन जब टॉप सिटी वाला मामला मंजर आम पर आया तो मीडिया पर इसकी काफ़ी गूंज सुनाई दी। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मुइज़ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इल्ज़ाम लगाया था कि मई 2017 में फैज हमीद की इमा पर टॉप सिटी के दफ्तर और उनकी रिहाइशगाह पर रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने छापा मारा और उनके घर से सोना, हीरे और बाकी नकदी वगैरह अपने साथ ले गए। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? गुज़श्ता रोज ये सवाल हमने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी के सामने रखा तो उनके बकौल फैज तहरीक इंसाफ के बहुत करीब समझे जाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई का नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। फैज हमीद की हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद से पूरे मुल्क में हलचल सी मची हुई है। हर तरफ यही बात गर्दिश कर रही है कि इसके बाद क्या होगा, अगली बारी किसकी आ सकती है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कितनी सजा होगी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आर्टिकल 80 के मुताबिक कोर्ट मार्शल की 4 मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनमें जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, इसके अलावा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल शामिल है। किसी भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसर को 35 अक़साम के जराइम पर सजा हो सकती है। इन जराइम में मुल्क दुश्मनों से ताल्लुक़ रखना, जिसमें मुल्क में तैनात हो, वहाँ के रिहायशों या जायदाद के खिलाफ सरगर्मियाँ, किसी के घर पर जगह पर लूटमार की गर्ज से छापा मारना और दीगर कई जराइम शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आर्टिकल 60 के मुताबिक जराइम के मुर्तकिब अफराद को कोर्ट मार्शल के जरिए संसारी सजाए मौत, हाथ पांव काटने और उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ सबूत और शवाहिद मौजूद होंगे कि वो किस किस सियासी जमात से राब्ते में रहे रिटायरमेंट के बाद, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, उनकी वीडियोस और दीगर सबूत भी मौजूद होंगे। इनके खिलाफ जुर्म साबित होने पर उनको 14 साल की सजा हो सकती है। उनके बकौल अगर ऐसा ना हुआ, अगर सबूत ना होते तो इतने सीनियर रैंक के आर्मी ऑफिसर पर हाथ नहीं डाला जाता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान के बाद सियासी और समाजी हलकों में फौज में खुद एहतसाबी के अमल, फौजी अफसरान की सियासत में किरदार और सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात पर बहस ने भी जोर पकड़ा हुआ है। अगरचे ISPR के बयान में किसी सियासी जमात या सियासतदान का जिक्र नहीं, लेकिन यह बयान सामने आने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के सियासत में किरदार को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बकौल फैज का रिटायरमेंट के बाद से यकीनी तौर पर सियासत में किरदार रहा है। जो वाकयात हुए हैं पोलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज साहब का जरूर हाथ हो। तो मैं समझता हूँ कि पोस्ट इज रिटायरमेंट जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं, वो इवेंट्स जो हैं वो उनके लाजमी तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आई वुड से डायरेक्टली मोर, उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ हो। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, कितनी सिग्निफिकेंट है उनकी ये गिरफ्तारी और उसकी टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ एक तहरीक शुरू करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, इस दौरान फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जो है उनका आगाज हो जाता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इंकशाफात का ताल्लुक है, ये तो मेरा ख्याल है हम आप लोग ही कर रहे हैं। जो अव्वली और बुनियादी और आम इंकशाफ हुआ है वो तो फ़ौज ने ख़ुद किया है। ISPR ने किया है कि उन्हें गिरफ्त में लिया गया है, इंक्वायरी हुई है और ये कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट कुछ इवेंट्स ऐसे मिले हैं
जिनसे पता चलता है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये तो फैक्ट्स हैं। उसके बाद जो इंकशाफात हैं वो हमारी उफ्ताद तबा पे मुनहसर हैं। जो जिसके ख्याल में आशिया ख्याल में आता है वो उसे इंकशाफ का दर्जा दे देता है। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह फ़ौज ने इसको सीगाए राज में नहीं रखा, पब्लिक कर दिया है कल की स्टेटमेंट के बाद, और हम सारे उस पर बात भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही शायद फ़ौज जो है इसके जो पैरा 2 के अंदर उन्होंने बातें कही हैं उसकी भी वजाहत आ जाए, उसकी तफसीलात आ जाएँ। ये तो मेरा ज़ाती ख्याल है। उसके बाद जब ये बड़ा इवेंट है, इस बड़ा एक इंकशाफ है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी ख़बर है, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं और सियासतदान भी हैं और बहुत से दूसरे लोग भी हैं वो इससे बेखबर रहे, अंदाज़ा नहीं कर सके। अब जबकि ये बात सामने आ गई है तो इससे यूँ लगता है कि ये बात ख़त्म यहाँ पे नहीं होगी। इसमें बहुत सी नई चीज़ें उभरेंगी, उन पे जो फ़र्द जुर्म लगती है उसकी तफसीलात सामने आएंगी। क्या वो अपने दिफा में कुछ और लोगों के नाम लेते हैं या ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और के सर डालते हैं, या उसके डांडे कुछ सिविलियन से या कुछ जमातों से या उनके कायदीन से जाके मिलते हैं। 9 मई के अंदर क्या उनका कोई रोल इस्टेब्लिश होता है, ये बातें देखी जाएंगी। लेकिन ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है जिससे दो चीज़ें तो आदिल बड़ी वाज़ेह हैं। पहली तो ये कि फ़ौज ने जो हमेशा एक दावा किया है कि वो ख़ुद एहतसाबी का एक बड़ा मौसर और मुनज़्ज़म निज़ाम रखते हैं, एक बार फिर उस निज़ाम का सबूत हमारे सामने आया है। और दूसरी बात ये है कि इससे मुझे यूँ लगता है कि ये अगरचे फ़ौज का बिल्कुल एक दाखिली सा मामला है बज़ाहिर, लेकिन इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और इसके बड़े दूररस नताइज सामने आएंगे जब गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि फैज़ हमीद साहब का जो ऐद था यूनिफॉर्म के अंदर, उस ऐद की दास्तानें सबके सामने हैं, कहानियाँ सबके सामने हैं। जो प्रेस रिलीज़ आया है उसके पहले हिस्से में एक सोसाइटी की भी बात की गई है। अब दूसरे हिस्से की तरफ हमारी निगाहें हैं, देखते हैं उसकी तफसीलात कब सामने आती हैं। सर साहब, लेकिन देखिए पहली मरतबा हुआ कि इतने सीनियर ऑफिसर खुसूसन DGISI के साथ फॉर्मर उससे इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जनरल बाजवा के कहने पर की, खुसूसन 2018 के इंतखाबात, उनमें धांधली, RTS का फेल होना, इमरान खान की हुकूमत चलना। क्या ये मामला जनरल बाजवा तक भी जा सकता है? नहीं, पहली दफ़ा तो नहीं है, हो चुकी है। इससे पहले मुशर्रफ साहब के बारे में उनका मुकदमा चल चुका है, सज़ाएं हो चुकी हैं। उन सज़ाओं के हवाले से तो उन्होंने नहीं भुगता, लेकिन उन सज़ाओं के जो नताइज मुरतब हो सकते थे वो उन पे हुए। वो मुल्क से बाहर रहना पड़ा उन्हें, एक तरह से बेचारगी की ज़िंदगी गुजारना पड़ी। तो एक आर्मी चीफ तो उसकी ज़द में आ चुके हैं, नई बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ये कोई आर्टिकल 6 का मामला फ़िलहाल नहीं चल रहा। ये है कि क्या कोई ऐसी कंस्पायरेसी हुई है, ख़ास तौर पे मैं जो प्रेस रिलीज़ है उसके पैरा 2 की बात कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि जब उन्होंने यूनिफॉर्म उतार दी तो उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर बड़े इवेंट्स हुए हैं। इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में तो फैज़ हमीद साहब का कोई रोल नहीं था, वो मौसर नहीं थे, अपने हलके में थे, अपने चकवाल में। वहाँ अगर उन्होंने एक वोटर की कैपेसिटी में या एक शहरी की कैपेसिटी में PTI की मदद की है तो उसका तो इस्तेकाक हर एक शायद उन्हें भी है, मुझे भी है, आपको भी है। ये कोई जुर्म नहीं है। दूसरा इवेंट जो होता है उनके पोस्ट रिटायरमेंट, वो होता है 9 मई का। और जो क्या साराइयाँ हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि शायद कुछ ऐसी वाज़ेह चीज़ें मिली हैं या ऐसी वाज़ेह दस्तावेज़ात कह लें या शवाहिद कह लें जो हाथ लगे हैं, जो ये इस्टेब्लिश करते, ये क्यास है कि ये जो इस्टेब्लिश करते हैं कि उनका 9 मई के वाक़यात से ताल्लुक़ था, उसकी हिकमत अमली से ताल्लुक़ था, उसकी एग्जीक्यूशन से ताल्लुक़ था, और वो शाम बाकायदा राब्ते में थे। जो एक पहले भी हम लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं, क्योंकि जो नेचर है आदिल PTI के उस दिन के रद्द अमल की, वो सियासी नहीं थी, वो सियासी कारकुनों के एहतजाज वाली नहीं थी। वो एक अस्करी हिकमत अमली थी कि कोयटा से लेके और लाहौर से लेके और मियांवाली से लेके और फैसलाबाद से लेके और पेशावर से लेके मर्दान और चकदरा तक आप वो जगह चुने जो पहले से पॉइंट आउट कर दी गई थी कि यहाँ पे हमले होने हैं।
जिसमें GHQ भी शामिल है। तो ये एक तरह की नीम अस्करी हिकमत अमली लगती है, ताकि यहाँ पे एक फसाद पैदा हो, उस फसाद का रद्द अमल फ़ौज के अंदर हो और फ़ौज का वो रद्द अमल आर्मी चीफ के घर तक या उसके दफ्तर तक चला जाए या उसकी ज़ात तक चला जाए। ये एक मंसूबा लगता है जो पहले भी डिस्कस होता रहा है, लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं आया। फ़ौज ने, आपको याद होगा कि 9 मई के बाद कुछ अपने अफसरों को सैक किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो जाहिर है कि उनका भी कुछ रिश्ता मिला होगा, या क्या उन फौजियों ने अब ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो फैज़ हमीद की वजह से किया है, या क्या है? कोई ना कोई ऐसे शवाहिद सामने आए होंगे कि इतना बड़ा इक़दाम किया गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनान ने कल एक स्टेटमेंट दी कि कुछ रहनुमा नून लीग के वो जनरल फैज़ हमीद के लिए नरम गोशा रखते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सिफारिश भी की थी जनरल फैज़ हमीद ने। इसमें कितनी हकीकत है, क्या हक़ाइक़ हैं, किसके ज़रिए उन्होंने राब्ते किए? मैं नहीं समझता हूँ कि ये आज की बात है। अफनान ने जिन दिनों का जिक्र किया है उन दिनों में ऐसी खबरें चल रही थीं कि फैज़ हमीद ने बहुत तेज़ी के साथ और बड़ी महारत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ कुछ राब्ते इस्टेब्लिश किए हैं, ताकि उनकी जो बात है, उनका नुक्ता नज़र है या उनका मौक़िफ़ है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तक पहुँचे और वो उनके बारे में अगर कोई राय उन्होंने कायम की हुई है, मनफी राय, तो उसका इजाला हो जाए। उन्होंने ये कोशिशें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इन कोशिशों में वो बहुत दूर तक गए हैं। इन कोशिशों के अंदर क्या PMLN के भी कुछ लोग ऐसे थे? देखें ना, उस वक्त तो राय हो सकती है किसी की, चलें जी ये माफ़ी होगी, तलाफ़ी होगी। अब वो अनुसार ये खान साहब के इन्स एंड आउट से वाकिफ़ है, ये PTI के सारे मामलात को समझता है, लिहाजा इसको मौका दे देते हैं, ये कर लेगा, वो इस तरह की राय आती रहती हैं। सियासतदान एक दूसरे से भी बात करते हैं, लीडरशिप तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था मेरे ख्याल में कि जो उनके लिए मरने मारने पे तुला हुआ था कि जी नहीं इसी को बनाएं। उनके सिफारशी मेरा ख्याल है कि एक से ज़्यादा थे हमारी जमात के अंदर। लेकिन जी सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल यह था कि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद जब ये इंक्वायरी शुरू हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ से राब्ता करके माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशें की, लेकिन शहबाज शरीफ माने नहीं। मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, और जब तक मैं ज़ाती तौर पे कोई इल्म नहीं रखता तो मैं इस तरह की बात नहीं कह सकता। मुमकिन है किया हो, या मुमकिन है कि ये महज एक हवाई हो, या एक महज एक ख़बर हो, या अफवाह हो। लेकिन ज़ाहिर है कि मुश्किल में अगर कोई आदमी आता है तो वो अपने ज़राए, अपने वसाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। अच्छा, एक बात ये भी है कि फैज़ हमीद ने आखिरी वक्त में नून लीग को पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, और साथ में ये भी कहा था कि उनका आर्मी चीफ उनको बनाया जाए और वो इमरान खान को भी फिक्स कर देंगे, और बड़े बावसूख ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया। जी हाँ, ये मैं अभी भी आपसे गुजारिश की है कि इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, हमारे कुछ अहम लोगों के साथ भी कही थी, और पैगामात भी पहुंचाए थे, और मैसेंजर्स भी भेजे थे, और वो ये यकीनन कह रहे थे और बावर करा रहे थे जी कि आप मुझे बेशक मेरा इस्तीफ़ा रख लें लिख के, मैं उस पर साइन कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरूँ तो आप निकाल दें। लेकिन ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में मियाँ साहब का एक बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ था कि इस बार हमने सीनियरिटी को वायलेट नहीं करना, जिसका नाम भी टॉप ऑफ द लिस्ट है उसे आर्मी चीफ होना चाहिए। सो वहाँ पे कम अज़ कम उनके लिए कोई ज़्यादा नरम गोशा नहीं। अच्छा, इस मामले में शरीफ साहब की इस वक्त क्या सोच है? वो हमेशा मुतालबा करते रहे कि जनरल फैज़ और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके बकौल पाकिस्तान को इन दोनों ने गैर मुस्तकिम किया, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला। इस वक्त क्या वो मुतमईन है कि खुद एहतसाबी शुरू हो गई है? मतलब ऑब्वियसली जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल बहुत बड़ी खबर है। मेरा इस मौजू पे मियाँ साहब से बात नहीं हुई। मियाँ साहब का एक मुतालबा ज़रूर रहा है कि जिन्होंने, वो अपनी ज़ात के हवाले से ज़्यादा बात अब नहीं करते जी, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मिलजुल के, जिसमें जज भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल हैं, फैज़ हमीद का बड़ा कलीदी किरदार रहा है उसमें, तो उनका ये मुतालबा रहा है कि इन लोगों का मुहासबा होना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने मुल्क को पटड़ी से उतारा, आगे बढ़ते हुए फलते फूलते मुल्क को और इस अंजाम तक ले आए
कि कहाँ 3% महंगाई थी और कहाँ 30% पे आ गई, जीडीपी कहाँ चला गया, IMF के चुंगल में हम फिर से पड़ गए जो आज़ाद हो गए, तो बहुत सी चीज़ें वो गिनवाते हैं। तो इस लिहाज से उनका मुतालबा तो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जो अब उन पे चार्जशीट जो बज़ाहिर नज़र आई है वो इन अक़दामात का उनमें कोई इशारा नहीं मिलता जो उन्होंने 2017 में रोल प्ले किया या उससे पहले किया या खान साहब को लाने में किया। इस चार्जशीट के अंदर तो कम से कम वो रोल नज़र नहीं आता। उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी नज़र आती है और पोस्ट यूनिफॉर्म एक रोल नज़र आता है। अच्छा, आखिर में गवर्नर सिंध की तब्दीली की बात हो रही है कि बशीर मेमन का नाम लिया जा रहा है, जो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और आपका फार्मूला तय पाया था, नून लीग ने अभी अपॉइंट करना है। क्या कामरान टिसोरी साहब जा रहे हैं और बशीर मेमन साहब आ रहे हैं? देखिए, मैं इस मशावरती में ज़ाती तौर पर शरीक नहीं हूँ, लेकिन कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब ने वजाहत कर दी है कि फ़िलहाल इस मामले पे गौर भी नहीं किया गया, न किसी को हटाने और न किसी को लाने के बारे में कोई फैसला हुआ है। तो मेरा ख्याल है उस वजाहत के बाद फ़िलहाल तो ये चैप्टर बंद हो जाता है। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। कल की जो खबर है, आज सबसे बड़ी खबर रही और हमने तफसीली उस पर बात की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और फिर कोर्ट मार्शल और जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर भी हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दिस डेवलपमेंट और क्या लग रहा है आपको कि कितनी बड़ी ये खबर है? बड़ी तो जितनी आप बनाएंगे इतनी बन जाएगी, लेकिन बात यह है कि एक रिटायर्ड अफसर हैं जनरल फैज़ साहब, उन पे फौज ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और अपने कानून के तहत जो आर्मी एक्ट है उसके तहत उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल एक ट्रायल होता है जी, एक समरी ट्रायल होता है और उसके अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो नैब की तरह होता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाला मामला है वहाँ पर। लेकिन माजी में इतने मेरा 3 स्टार का मुझे कोई याद नहीं आती कभी कोर्ट मार्शल हुआ हो, और ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड का मुझे बिल्कुल याद नहीं है कभी ऐसी बात हुई हो। तो उस हवाले से बड़ी सिग्निफिकेंस इसकी है। लेकिन ये अब जब चार्जेस आएंगे सामने फिर पता चलेगा कि एक तो वो टॉप सिटी वाला मामला है जिसमें करप्शन चार्जेस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। एक जो दूसरा जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इल्ज़ाम जो इन पर यह है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो उससे कोई 9 मई को उससे जोड़ रहा है, कोई सियासत में मुदाखलत को जोड़ रहा है, कोई PTI के सपोर्ट को जोड़ रहा है, वट एवर इट इज़, लेट्स सी। मैं यही कहा ना कि क्या साराई इसमें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक शख्स पर चार्जेस लग गए हैं जी, उनके अपने इदारे ने लगाए हैं और वो पहले सर्विस के दौरान थे या बाद में थे, ये भी जब चार्जेस लगेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आप पे चार्जेस लगाए जाते हैं और अक्सर ये चीज़ें पब्लिक नहीं होती। तो शायद यहाँ पे पब्लिक भी हो जाए, मुझे इसका बात का पता नहीं है क्योंकि रिटायर्ड आदमी है। तो दूसरी बात यह है कि बुनियादी जो इंसाफ का तकाजा होता है कि आप प्रोसिक्यूट करें, परसिक्यूट मत करें। ये बड़ा एक अहम अंसर होता है। हम बदकिस्मती से हमारे जो केसेस पब्लिक ट्रायल्स होते हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लोगों के, वो अक्सर प्रोसिक्यूशन में बदल जाते हैं कि पहले ही तयन होता है सज़ा देनी है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मियाँ साहब के साथ हुआ और लोगों के साथ हुआ, तो ये चीज़ें हैं इसमें। बाकी अच्छा, इसको मेरे ख्याल हमने ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे दी है इस बात को। ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई साहब, आप बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने इनको थोड़ा बहुत करीब से तो देखा होगा? नहीं, मेरी बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनसे कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, कोई मुलाकात नहीं। हालांकि एक मीटिंग जो धरना कमीशन बना था, उन्होंने मुझे मिनट्स दिखाए, उसमें उनका नाम लिखा हुआ था कि मैंने वो मीटिंग चेयर की, वो मौजूद थे। अच्छा, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात बिल्कुल याद नहीं है। ठीक। कुछ NSC मीटिंग्स में वो आते थे, कुछ हर एक में नहीं। वहाँ पे बल्कि एक आदमी आए मेरे ख्याल में, ये शायद नहीं, वहाँ मुझे याद नहीं है वहाँ भी कभी आए। अच्छा। मेरी उनसे पहली जो मुझे मुलाकात याद है वो हुकूमत छोड़ने के नवंबर 2018 में बाजवा साहब ने हमें दावत दी थी। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, मैं था,
मिफ्ता इस्माइल साहब थे इकॉनमी पर डिस्कशन के लिए, और पहले भी बात कई दफ़ा हो चुकी है। हम पार्टी की इजाज़त से गए थे वहाँ पर, वो पूरी मीटिंग में फैज़ साहब मौजूद थे। अच्छा, वहाँ पर हम 5 लोग थे। अच्छा, एज ए DGI उसमें वो मौजूद थे उस वक्त? वो आई थिंक DGC थे। अच्छा, DGC मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में DGC ही थे। ठीक। अच्छा, दूसरा भाई साहब ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब से को पैगामात भिजवाए कि जी मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान को भी संभाल लूँगा और मुझ पर ट्रस्ट करें, ऐसी कोई बात मैंने ना सुनी है ना मुझे इल्म है। अच्छा, आपके जरिए ऐसी कोई पैगाम? नहीं, मेरे जरिए मैं जानता ही नहीं, तो मेरे जरिए क्या पैगाम? अच्छा, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा था, और इरफान सिद्दीकी साहब बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। ठीक, लेकिन भाई साहब अगर एक सवाल है वो ये कि अगर तो ऑब्वियसली अपने दिफा में कहने को उनके पास भी कुछ चीज़ें होंगी कि मैंने फ़लाँ के कहने पे किया, उस पे कहने पे किया, और ज़्यादातर जो इन्होंने काम किया, चाहे वो 18 के इलेक्शन में मुदाखलत थी, RTS फेल होना था, 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को चलाना था, उसमें ऑब्वियसली बाजवा साहब के भी काफ़ी फैसले हैं। उस तरफ बात जाएगी आपके ख्याल में? देखिए, बात कहाँ तक जाती है? जो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कानून के ग्रे एरिया में ऑपरेट होता है, और ख़ास तौर पर जब ये इदारे सियासत में मुलव्वस होते हैं तो फिर एक बुनियादी आईनी बात आ जाती है कि क्या हलफ के अंदर रहकर काम किया या हलफ से बाहर जाकर काम किया। क्योंकि अक्सर लोग तो फौजी अफसर होते हैं जो आला पोजीशन पर होते हैं, तो मेरा, और उसमें फिर एविडेंस की बात आ जाएगी, क्या वो आर्मी एक्ट की वायलेशन है? ये मैं कह रहा हूँ, ये बातें आपको देखनी पड़ेंगी कि बात वहाँ पे यानी वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट जो है, तो फिर वो तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी, वो तो मामला आर्मी एक्ट से आगे चला जाएगा। अगर आप उन बातों में जाते हैं कि इलेक्शन में इंटरफियरेंस हुई है या कोई और मामला, प्रेस रिलीज में उसका जिक्र तो नहीं। प्रेस रिलीज में तो उनके दौर में जो हुआ वो करप्शन से जोड़ा गया, और उसके बाद फिर पोस्ट रिटायरमेंट बात की गई है। जी ठीक है, ये डिटेल्स आने दें, मेरा उससे पहले क्या साराई हो जाएगी। ठीक, और मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है, क्योंकि ये बात इतनी प्रोमिनेंट हो गई है, तो ज़रूरी है कि इस सारे ट्रायल की डिटेल्स भी पब्लिक हो जाए तो बेहतर होगा। वरना क्या सराई आदिल शाह रोज कहेंगे आज ये हो गया वो हो गया। जी, आज तो आपको बुलाया कि आप कुछ मैं भी क्या सराई कर सकता हूँ, बाकी तो मैंने जिक्र कर दिया। अच्छा भाई साहब, एक तासुर ये बार बार फौज पर इल्ज़ामात लगते रहे कि आपके अपने लोगों को आप बचाते हैं, खुसूसन अगर कोई साबिक आर्मी चीफ पर बात आए या DGI पर बात आए। हमेशा हमने देखा मुशर्रफ साहब को सज़ा भी होगी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये एक ऐसा केस है जो कि आप समझते हैं कि ये खुद एहतसाबी के अमल की पहली बड़ी एग्जाम्पल है और आगे और भी आएंगी? देखिए, अल्लाह करे खुद एहतसाबी हो, हम तो चाहते हैं कि, लेकिन एहतसाब जो है उसमें फिर सबके लिए बराबर होता है। एहतसाब आप एक शख्स का या चंद अफराद का नहीं कर सकते, उसी मेयार पर आपको सबको देखना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, एहतसाब फाइनेंशियल करप्शन की बात ही है ना, एहतसाब आप करें एक बंदे के लाइफस्टाइल पर कि उसकी अर्निंग कितनी है और उसके खर्चात क्या हैं, और अगर अर्निंग है तो टैक्स देता है या नहीं देता, ये इस मैयार पर आप करेंगे फिर एहतसाब होगा। वरना ये सब बातें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन में आ जाती हैं कि आप किसी के खिलाफ उसकी ज़ात के हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, चलें इन मामलात पर तो बात अक्सर आपसे होती रहती है। अवाम पाकिस्तान कितने आप अभी तक मुतमइन हैं, फीडबैक जो आया और लोगों का रिस्पांस, और क्योंकि एक्टिविटीज़ तो एज सच उस तरह से आपकी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही? नहीं, मैंने पहले बताया था कि ये कोई जमात किसी की बनाई हुई नहीं है, पक्की पकाई जमात नहीं आई, ये जमात बनानी है। तो हमने जमात लॉन्च कर दी ऑफिशियली। हमने परसों उसका जो विजन स्टेटमेंट है जी देखा, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रैक्शन है इस हवाले से कि एक जमात है जिसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और इंटेग्रिटी है। ये इस हवाले से इस जमात की एक मुनफरिद हैसियत है जो लोग कबूल करते हैं। उसके बाद क्या इसमें बहुत से इलेक्टेबल शामिल हुए हैं, वो ये चीज़ें वक्त के साथ आएंगी कि हमने पार्टी का ऑर्गेनाइज करना है और हर ज़िले हर हल्के की सतह पर करना है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ही बताइएगा, कुछ ये खबरें भी चल रही हैं कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप रेडी हो रहा है और वो शायद खगान अब्बासी जो हैं उसकी सरबराही करेंगे। ये बात मैंने भी कल सुनी है, खचकजई साहब ने कहा, उनकी मेहरबानी है, मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन मैं ज़िंदगी में किसी भी गैर आइनी
अमल का हिस्सा नहीं रहा, ना मैं अब बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बात हमेशा से कह रहा हूँ कि आज जो हालात हैं इनका तकाजा है कि आप सब एक टेबल पर बैठें। इसमें सियासतदान भी हैं, फौज के सरबराह भी हैं, जुडिशरी के सरबराह भी हैं, ठीक, और आगे के रास्ते का तयन करें कि किस तरह क्या हमने काम करने हैं, क्या रिफॉर्म्स करने हैं, कैसे हम मईशत को ठीक करेंगे। और इसी से आपको इस बैठने के अमल से एक टेबल पर जब अवाम देखेंगे तो आपको एक सियासी इस्तेहकाम का भी उससे एक पहलू मिलेगा। यही चीज़ें हैं जो मुल्क को इस्तेहकाम देंगी, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज हमें अपनी कुर्सियाँ एक तरफ छोड़कर, अपने छोटे मोटे मफाद जो होते हैं एक तरफ छोड़कर, हमें आज मुल्क की बात करनी पड़ेगी, फिर मामला आगे चलेगा। वरना आप जिस तरफ जा रहे हैं आज आपने मुल्क की आप हालत देख लें। आज एक मैं मुतवसत तबके की बात कर रहा हूँ, उनके पास चॉइस ही है कि बिजली का बिल दें या खाना खाएं या बच्चों की फ़ीस अदा करें। ये चॉइसेस हो गई हैं और ये मामूली चॉइसेस नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया है, ये एक फंडामेंटल राइट्स का आइन के अंदर इशू बन गया है। आज हुकूमत को इंटरफियर करना चाहिए इस मामले में, इस चीज़ को हल करें। ठीक, शाहिद खकान अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन वक्त चाहते हैं जिसके बाद आपसे दोबारा महदूद वसाइल और लामहदूद जज्बे और मेहनत से पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए न सिर्फ तिलाई तमगा हासिल किया बल्कि पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल, जबकि 4 दहाइयों बाद गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में इनफरादी मुकाबलों में पहला तिलाई तमगा उन्होंने हासिल किया। अरशद नदीम ने के इस कारनामे पर जहां वो आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से $50,000 के इनाम के हकदार करार पाए, वहीं पाकिस्तान में भी सरकारी और निजी सतह पर उनके लिए बड़े बड़े इनामात के ऐलानात किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनको हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से उनके घर जाकर आज मुलाकात की, उन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक और एक गाड़ी इनाम में दी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज उनके एजाज़ में इशाइया दिया। तारीखी कामयाबी के बाद अरशद नदीम को इनामात से नवाजा जा रहा है, लेकिन इससे पहले अरशद नदीम के पास ना तो वसाइल थे ना सहूलियात, और ये सूरत हाल सिर्फ अरशद नदीम की नहीं बल्कि तकरीबन 90% इस तरह के खिलाड़ियों की है जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं लेकिन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। उन्हीं में से एक ताइक्वांडो के मायानास खिलाड़ी आमिर खान है, जिन्होंने हाल ही में बैंकॉक में 7वें हीरोज जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। आमिर खान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बिग वेल डन टू यू। गोल्ड मेडल आप पाकिस्तान के लिए लेके आए, इतनी खुशी थी कि आपने पाकिस्तानी परचम बिछाकर उस पर सजदा किया। कितनी मेहनत इसमें इन्वॉल्व थी और ये क्या कंपटीशन था? असल की तो मैं तो पहले अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इतना हिम्मत दी और अल्लाह ने इतना ताकत दी कि मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया है। असल की बात ये है कि सर जी कि हम लोग जिधर जाते हैं सवात का लोग खसूसी तौर फैसिलिटी इतना है भी नहीं है ना सवात में, तो हम लोग तो कोशिश यही करता है कि यार हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी सवात का नाम रोशन करे। और ये मैं सवात से पहला लड़का हूँ कि मैं इधर आया हूँ और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मैंने पाकिस्तान के लिए और अपनी सवात के लिए गोल्ड मेडल ली। तो मैं ये बात करूँ, माशाल्लाह अरशद नदीम ने भी गोल्ड लिया है पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, वो भी फख्र का बात है। लेकिन हमने भी गोल्ड लिया है। हम जो बड़ा लोग होता है उसने बहुत अरशद नदीम को बहुत प्रोटोकॉल दिए, बहुत इज्जत दिए, तो हम तो इतना तक नहीं गए ओलंपिक तक, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम लोग ओलंपिक पे जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें जैसे अरशद नदीम भाई ने किया है, तो इंशाल्लाह। और असल की एक दूसरा बात ये है कि सवात का जो आपको पता है कि सवात में इतना सहूलियात नहीं है ना, हम लोग को पहाड़ों में खेलता है ना, हमारे पास टारगेट होता है ना हमारे पास मेट होता है। जैसे हम इधर इवेंट पे बंदा आ जाए, इसके पास सेंसर होता है, इसके पास साक्स होता है, तकरीबन वो भी हमारे साथ नहीं। अच्छा आमिर, ये बताएं आपको किसने स्पॉन्सर किया था और इससे पहले भी आप बाहर गए हुए हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आई? असल की सर जी हम लोग को खुद जाते हैं, अपना हम खुद स्पॉन्सर, अच्छा, सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर करता है, घर वाले स्पॉन्सर करता है।
लेकिन ये जो टाइम थे वो बहुत मुश्किलात का टाइम था मेरे पास। मुझे पहले तो मैं थाईलैंड के लिए आ रहा था, मुझे मेरा वीजा नहीं लगा था, फिर बहुत मुश्किलात था, मैं टेंशन पे था। असल की मैंने इससे पहले मैं गया था कोरिया में, उधर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी था, उसके लिए गया था, उधर मैंने क्वार्टर फाइनल हारा था। लेकिन उधर में इतना जितना उधर उन लोगों को सहूलियात है, इतना सहूलियात हमको नहीं है ना। मुश्किलात तो मैं इन लोगों को बताता हूँ, जो बड़ा लोग होता है, सियासी लोग होता है, ये एक दूसरे के पीछे लगाए। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स पे तवज्जो दो, स्पोर्ट्स आगे लेकर आओ, और जितना प्लेयर है वो आपको पता होता है कि यार ये मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, उनको सपोर्ट करो। नो बदकिस्मती यही है कि हम लोग इतना सपोर्ट भी नहीं दिया इन लोगों ने, और इतना एक चीज हमसे पाकिस्तान से नहीं मिला था, इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा खफा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान से अपना प्यार है, हम लोग अपना। आमिर, शुक्रिया। और आपका ये प्यार जो है झलकता भी इसी चीज़ से है कि जेब से पैसे लगाकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल आप लेके आए, और आपने इनकी बातें सुनी कि जिस मैट पर ताइक्वांडो के मुकाबले होते हैं और खेले जाते हैं वो तक उनके पास नहीं थी। तो अरबाब इख्तियार सुन रहे होंगे कि बहुत सारे अरशद नदीम जो हैं वो अभी उनकी इमदाद के और सहूलियात उनको देने के मुंतज़िर हैं। तो आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।